हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में देखिए हम 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के वीकली करंट अफेयर में हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहां आयोजित किया गया। तो अग्नि वॉरियर, पहले तो ये याद रखिएगा कि यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स, जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित किया जाता है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक 2024 में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हाल ही में आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया। भारत और सिंगापुर के मध्य में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी समझ को विकसित करना इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा देखिए दोनों देशों के मध्य में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक आर्मी एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है और एक सिंटेक्स नाम की त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भी आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत और सिंगापुर के साथ थाईलैंड भी शामिल होता है। तो इन तीनों को भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा अग्नि वॉरियर से था, तो इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य में 2024 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया गया। डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। पहले तो देखिए यहाँ पर इस फैक्ट को नोट कीजिएगा कि डेविस कप एक मेल टेनिस टूर्नामेंट है, मतलब पुरुष टेनिस टीम भाग लेती है डेविस कप में। 2024 में हाल ही में इसका 112वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें इटली की टेनिस टीम ने नीदरलैंड को हराकर टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2024 का खिताब जीता। तो विनर हो जाती है इटली और रनर अप हो जाती है कौन? नीदरलैंड। इटली का लगातार दूसरा डेविस कप का खिताब है 2024 में। विनर इटली रहा और इसके अलावा रनर अप रहा नीदरलैंड। 112वां संस्करण 2024 में डेविस कप का आयोजित किया गया। इसके बाद आइए, नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद किसे झारखंड का सीएम चुना गया। तो देखिए झारखंड में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किए गए। झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं फ्रेंड्स, और इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां पर 288 विधानसभा की सीटें हैं। झारखंड में विधानसभा का जो इलेक्शन है वो इंडिया गठबंधन ने अपने नाम किया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हेमंत सोरेन झारखंड के हाल ही में नए सीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। देखिए यहाँ पर कैजुअली मैं आपको सीट्स के बारे में बता देता हूँ। महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 288 सीट है महाराष्ट्र में, जिसमें से 132 सीटें बीजेपी ने जीती और ये लार्जेस्ट पार्टी बनी है महाराष्ट्र के चुनाव में। सेकेंड है शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, 57 सीट अपने नाम की। एनसीपी ने 41 सीट अपने नाम की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीट यहाँ पर जीती है। तो जो बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी के साथ जो अलायंस है महायुति, ये यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना रहा है महाराष्ट्र में। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए 81 सीट्स हैं विधानसभा की, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीट अपने नाम की। बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है 21 सीट के साथ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 16 सीटें अपने नाम की। अब यहाँ पर जो अलायंस है इंडिया अलायंस है, जो कि कांग्रेस का एक अलायंस है। तो यहाँ पर जो सरकार बनी है वो इंडिया अलायंस की बनी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हेमंत सोरेन झारखंड के हाल ही में नए सीएम एक बार फिर से अपॉइंट किए गए। पिछली बार भी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ही थे। तो दोनों स्टेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। तो आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक यहाँ पर बाइलिंगुअली अवेलेबल है। 10,000 प्लस एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के कंपाइलेशन वाला क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है।
बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप इस क्वेश्चन बैंक को लगा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके इसे डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप इसे इंडिविजुअली ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी की। और कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी हर्डल आ रहा है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर लीजिए। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी ईजिली। आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, आपको ऑफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज ये भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में दिया गया। आंसर ए हो जाएगा। वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ये दोनों मिलकर ये अवार्ड प्रदान करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज। ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने समाज में शांति के लिए या फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया हो। तो हाल ही में यह अवार्ड दिया गया 2024 में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में देश के पहले संविधान संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया गया? देश के पहले संविधान संग्रहालय या कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है भारत के हरियाणा राज्य में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के पहले कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का इनॉग्रेशन हरियाणा के सोनीपत में हाल ही में किया है। नॉर्मली देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है इसमें संविधान की जो 75 ईयर की यात्रा है उसका चित्रण किया गया है। पूरा डिजिटलाइज्ड एक म्यूजियम बनाया गया है जहां पर संविधान सभा के जो 300 सदस्य थे उनके योगदान की भी जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो ये देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है, इनॉग्रेशन किया गया है भारत के हरियाणा के सोनीपत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए जेसीबी अवार्ड 2024 जीता? साहित्य के लिए जेसीबी अवार्ड 2024 यह हाल ही में अपने नाम किया है उपमन्यु चटर्जी ने। यहाँ पर देखिए, कैजुअली हमको जेसीबी अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले इसकी बात करते हैं। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। 2018 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो। अब भारत के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं उपमन्यु चटर्जी, जिन्हें 2024 के लिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर हाल ही में प्रदान किया गया। उपमन्यु चटर्जी भारत के बिहार राज्य के रहने वाले हैं। लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ इनकी एक बुक है जिसके लिए इन्हें जेसीबी अवार्ड दिया गया। तो साहित्य के लिए 2024 में जेसीबी अवार्ड दिया गया उपमन्यु चटर्जी को, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं इंडिया के। अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP29 में वर्ष 2035 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए हर साल कितने बिलियन डॉलर की सहायता पर सहमति बनी है? देखिए, पहला फैक्ट ये नोट कीजिए कि 2024 में COP29 जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है मतलब यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया अजरबैजान के बाकू में। अब यहाँ पर देखिए, एक ट्रीटी साइन हुई है जिसके तहत 2035 तक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए विकासशील देशों को हर साल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि 2035 तक विकासशील देशों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी जाने वाली है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की आर्थिक सहायता प्रदान करना इस धनराशि को दिए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल कितनी दी जाएगी? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है ऋषभ पंत ने। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ऋषभ पंत देखिए आईपीएल 2025 की नीलामी में
आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। आईपीएल 2025 की जो नीलामी हुई है हाल ही में, उसमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी है अभी तक आईपीएल इतिहास के ऋषभ पंत। इनके बाद श्रेयस अय्यर का नाम आता है, जिन्हें पंजाब किंग्स 11 ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत। नवंबर 2024 में कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की? तो नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 2481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की नोडल मिनिस्ट्री है। देखिए 2025-26 तक कुल 2481 करोड़ रुपए इस योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रदान किए हैं। भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, प्राकृतिक रूप से खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, यह राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगले 2 सालों में इस मिशन के आधार पर 1 करोड़ किसानों को इस मिशन का लाभ दिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। तो नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 2481 करोड़ रुपए का हाल ही में प्रावधान किया। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता भी होगा। ये मनाया जाता है 26 नवंबर को पूरे देश में। अब 26 नवंबर की डेट को ही क्यों डिसाइड किया गया नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को इसको देश में लागू किया गया। तो एक रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर की जो डेट है, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, उस दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय संविधान दिवस की डेट सुनिश्चित की गई थी और इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना, फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए लोगों को जागरूक करना, संविधान की जो वैल्यूज़ हैं जैसे समानता, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, इन सभी की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसी डे को राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय लेखक को इरास्मस प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय लेखक है अमिताभ घोष। देखिए पहले इरास्मस प्राइज़ की बात करते हैं कि ये देता कौन है। तो नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन है जो कि किसी भी साहित्यकार को ये प्राइज़ दे सकता है। तो इरास्मस प्राइज़ 2024 भारतीय लेखक अमिताभ घोष को हाल ही में दिया गया। अमिताभ घोष को क्लाइमेट चेंज पर लिखे गए उनके जो लेख हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। भारत के बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं अमिताभ घोष। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है और 2018 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड था। और भारत सरकार के द्वारा अमिताभ घोष को 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब 2024 में इन्हें इरास्मस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फैंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में हाल ही में हमें एक चक्रवात देखने को मिला है। अगर हम ये भारत का दक्षिणी एरिया देखते हैं तो दक्षिण पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें चक्रवात फैंगल देखने को मिला। इसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया। आंसर ले लेते हैं पहले, आंसर बी हो जाएगा। चक्रवात फैंगल का नामकरण सऊदी अरब ने किया है। एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है फैंगल, जिसका अर्थ होता है सांस्कृतिक पहचान और भाषाई जो परंपरा है उनका मिश्रण। इसके लिए फैंगल वर्ड का यूज़ किया जाता है सऊदी अरब में। हाल ही में देखिए भारतीय मौसम विभाग ने बताया था कि तमिलनाडु राज्य पर यह टकराएगा, जिसके कारण तमिलनाडु में कुछ समय पहले हाई अलर्ट भी घोषित किया गया था। तो चक्रवात फैंगल जो कि बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला, इसका नामकरण
सऊदी अरब के द्वारा किया गया। नवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। आपको पता होना चाहिए कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है उनका प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 1989 में शुरू की थी गीता महोत्सव। 1989 से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा था। आगे चलकर 2016 में हरियाणा के इस उत्सव को इंटरनेशनल गीता महोत्सव का नाम दिया गया और बना दिया गया इंटरनेशनल गीता महोत्सव। अब 2024 में भी इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आयोजन 28 नवंबर को शुरू हो चुका है, जो कि 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उन्हें बढ़ावा देना इंटरनेशनल गीता महोत्सव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने किस राज्य में हियो जल विद्युत प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी है? हियो जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आंसर बी। हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की हियो जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी प्रदान की। हियो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 240 मेगावाट है। इसके लिए देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 3689 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो हियो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में आपके काम आएगा। हाल ही में देखिए नवंबर 2024 में भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 को लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में नॉर्मली देखिए मिल्क प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी गई है, एग प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन और ऊन प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। एक एक करके यहाँ पर हम अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन की। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे देश में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 239.3 मिलियन टन का दूध का उत्पादन हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश राज्य। देश में कुल दूध उत्पादन का 16.21% ये उत्पादित किया है यूपी ने। तो मिल्क प्रोड्यूसर सबसे बड़ा स्टेट कौन हो गया? यूपी। इसके बाद सेकंड नंबर पर राजस्थान आता है और तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश। ये तो हो गया दूध उत्पादन। इसके बाद हम बात करते हैं एग मतलब अंडा प्रोडक्शन की। तो 2023-24 का डाटा है, पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा है ये। एग प्रोडक्शन की बात करें तो ये 142.77 बिलियन रहा है एग प्रोडक्शन, बिलियन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादित करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। देश में कुल अंडा उत्पादन का 17.85% आंध्र प्रदेश ने उत्पादित किया है, सबसे बड़ा। सेकंड पर आता है तमिलनाडु, थर्ड पर है तेलंगाना। फिर आता है तीसरा इंपॉर्टेंट मीट प्रोडक्शन। वुल प्रोडक्शन या ऊन प्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा, तो हम मीट प्रोडक्शन और ले लेते हैं। मीट प्रोडक्शन या मांस उत्पादन की बात करें तो 2023-24 में मांस का उत्पादन हुआ है 10.25 मिलियन टन, ठीक है, पूरे देश में। सबसे ज़्यादा मीट उत्पादित करने वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल, जिसने 12.62% का मीट उत्पादित किया है एक साल के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर। इसके बाद यूपी आता है और तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। तो मेन यहाँ पर मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। यहाँ पर हमसे मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट पूछा गया था सबसे बड़ा, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश राज्य। क्लियर? कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से सुन लेना ध्यान से, तो आपको सारे डेटा याद हो जाएंगे। आगे आइए।
दक्षिण अमेरिका देश उरुग्वे का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के हाल ही में नए प्रेसिडेंट यामांडू ओरसी अपॉइंट हुए हैं। ये इतिहास के प्रोफेसर हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं उरुग्वे में, यामांडू ओरसी, जिन्हें उरुग्वे का हाल ही में नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। इनका कार्यकाल 5 साल तक रहने वाला है उरुग्वे के प्रेसिडेंट के रूप में, 2024 से लेकर 2029 तक। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, पहले इसकी बात करते हैं कि किस आधार पर जारी किया जाता है। तो कोई भी देश डिजिटल इकोनॉमी और आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लोगों को कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, कितना अच्छा गुड गवर्नेंस दे रहा है, इस आधार पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2024 में हाल ही में इस इंडेक्स में 133 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें भारत को 49th रैंक पर रखा गया। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया है यूएसए को, सेकंड पर है सिंगापुर और थर्ड पर है फिनलैंड। इसके बाद 49th रैंक है इंडिया की और सबसे लास्ट 133 रैंक पर रखा गया यमन को। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को 49th रैंक दी गई है। आगे चलेंगे। नवंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में 11वां प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है मासातो कांडा को। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जापान के हैं। जापान के पीएम और वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके विशेष सलाहकार हैं मासातो कांडा, जिनको हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। अभी तक एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट मत्सात्सुगु असाकावा है, जिनका कार्यकाल नेक्स्ट ईयर फरवरी 2025 में खत्म होगा और 24 फरवरी 2025 को ज्वाइन करेंगे एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में मासातो कांडा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक काम करता है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इसका 11वां अध्यक्ष कौन बना? मासातो कांडा। किस राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? 12वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया असम के काजीरंगा में। भारत में और स्पेशली उत्तर पूर्वी राज्यों में टूरिज्म को प्रमोट करना, पर्यटन को बढ़ावा देना 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन हाल ही में असम के काजीरंगा में किया गया। आगे चलिए। नवंबर 2024 में देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, हाल ही में पूरे देश में जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो जर्नल्स हैं, उन तक पूरे देश के लोगों की पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के लिए अगले 3 वर्षों में मतलब 2025, 26 और 27 तक लगभग 6,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। योजना के तहत देखिए, देश में जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा जितने भी लेख लिखे जाते हैं, जितने भी रिसर्च आर्टिकल लिखे जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इसका यूज़ कोई भी व्यक्ति शिक्षा और रिसर्च के पर्पस से आसानी से कर पाएगा। तो इसके लिए पूरे देश में रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। आंसर बी हो जाएगा। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि 55वां एडिशन है 2024 में, आयोजन कहाँ हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आयोजन किया गया गोवा में। अब यहाँ पर देखिए, हर साल बेस्ट फिल्म जो होती है ना, उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। इस साल 2024 में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया टॉक्सिक मूवी को, जो कि लिथुआनिया देश की मूवी है। जब बच्चे बड़े होते हैं और ऐसे बच्चे जो कि इकोनॉमिकली वीकर जो फैमिलीज होती है वहाँ पर जन्म लेते हैं, तो उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वही इस मूवी में बताया गया है।
तो लिथुआनिया की मूवी टॉक्सिक को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म के लिए। आगे, बुक 100 मोदी मंत्रास अ डिकेड ऑफ इंडियन अपराइजिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो 100 मोदी मंत्रास अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग, इस बुक को लिखा है शंकर लालवानी ने। शंकर लालवानी भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर के सांसद हैं लोकसभा के। इन्होंने 100 मोदी मंत्रास अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग नाम की बुक को लिखा है, जिसका विमोचन हाल ही में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 2014 से लेकर 2024 तक के एक दशक में नरेंद्र मोदी की क्या क्या उपलब्धियां रही है पीएम के रूप में, उन सभी को इस बुक में नॉर्मली बताया गया है। तो शंकर लालवानी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इंदौर से लोकसभा के सांसद हैं। 10th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 10th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का आयोजन IIT गुवाहाटी असम में किया जाने वाला है। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा असम के गुवाहाटी में। भारत में साइंटिफिक अवेयरनेस को बढ़ावा देना, युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन को स्थापित करना इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में ही देखिए जनवरी मंथ में 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया था और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इस बार 10वां संस्करण है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, आयोजन असम के गुवाहाटी में। आगे बढ़ेंगे। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? आईपीएस अधिकारी है रश्मि शुक्ला, जो कि हाल ही में नई डीजीपी अपॉइंट हुई है महाराष्ट्र राज्य की। देखिए फ्रेंड्स, इसी साल 2024 के शुरुआत में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को डीजीपी नियुक्त किया गया था, लेकिन जब महाराष्ट्र में इलेक्शन आए तो नेशनल इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के आधार पर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को हटा दिया गया था और अब इलेक्शन खत्म होने के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र राज्य में डीजीपी के रूप में अपॉइंट हुई रश्मि शुक्ला। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2024 में कैबिनेट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पेन 2.0 प्रोजेक्ट का संबंध किस मिनिस्ट्री से है? तो पेन 2.0 प्रोजेक्ट का संबंध है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयकर विभाग का ये एक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सरकार ने देखिए 1435 करोड़ रुपए आयकर विभाग को आवंटित किए हैं। पेन 2.0 प्रोजेक्ट के माध्यम से पेन कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में अब अपडेट किया जाएगा और साथ ही साथ पेन नंबर पर QR स्कैन कोड भी लगाया जाएगा। तो इस तरीके से पेन कार्ड को मॉनिटर करने के लिए पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये पहल है। आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने वीकली करंट अफेयर में 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को यहाँ पर कवर किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।